एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़की से जो जिम में एक्सरसाइज कर रही होती है। कुछ लोग दूर से उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसी वक्त उसका जिम ट्रेनर उसे कहता है, अभी के लिए इतना काफी है, थोड़ा पानी पी लो और ब्रेक ले लो। तभी अचानक उस लड़की की टोपी उसके सिर से नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, वहां मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सामने खड़ी होती है एक बेहद क्यूट सी लड़की। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी नाजुक और प्यारी दिखने वाली लड़की इतना भारी वजन कैसे उठा पा रही है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसके प्रति लोगों की सोच यानी ट्रस्ट वैल्यू गिरने लगती है और इसका असर उसके परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। वो अब उतना भारी वजन नहीं उठा पाती और खुद से गुस्से में कहती है, मैं इस दुनिया की सोच से तंग आ गई हूं। फिर सीन कट होता है और हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो टीवी पर क्वीन की स्पीच सुन रही होती है, जो स्पीच क्वीन ने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर दी थी। क्वीन की बातें सुनकर वो बच्ची बहुत इंस्पायर हो जाती है। वो भागकर अपनी मम्मी के पास जाती है और बड़े ही क्यूट अंदाज में कहती है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक हीरो बनूंगी। उसकी मासूमियत देखकर उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती है और उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, क्योंकि उस पल में वो बच्ची बहुत ही प्यारी लग रही होती है। उस बच्ची का नाम होता है लिली। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां अब बड़ी हो चुकी लिली जिम से घर लौट रही होती है। घर पहुंचते ही उसकी मम्मी उसे बुलाती है और कहती है, इधर आओ, तुम्हारा एक पुराना वीडियो दिखाती हूं जो तुम्हारे बचपन का है। देखो तुम उसमें कितनी क्यूट लग रही हो। लिली जवाब देती है, अब मैं 16 साल की हो गई हूं, प्लीज मुझे क्यूट कहना बंद करो। इस पर उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी बेटी इतनी प्यारी है तो मैं उसे प्रिटी क्यों न कहूं। सब तुमसे प्यार करते हैं और एक मां होने के नाते मैं तुम्हारी नंबर 1 फैन हूं। लेकिन लिली अब इन सब चीजों से तंग आ चुकी होती है। वो चाहती है कि लोग उसकी काबिलियत को उसकी लुक्स से नहीं बल्कि उसके एक्शन से पहचाने। इसलिए वो अपनी अपीयरेंस थोड़ा बदलने का सोचती है, ताकि जब वो दूसरों की मदद करे तो लोग उसकी तारीफ उसकी ताकत के लिए करें, न कि उसकी क्यूटनेस के लिए। अगले सीन में फिर वो अपने मन में इमेजिन करने लगती है कि जब वो एक हीरो बन जाएगी तो कैसे लोगों को बचाएगी, कैसे बुराई से लड़ेगी। अगले सीन में लिली एक ऐसे लड़के को 3 बदमाशों से बचाती है जिसे वे बच्चे स्कूल में बुली कर रहे होते हैं। लिली उन बच्चों को रोकते हुए सख्त आवाज में कहती है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है इस लड़के को बुली करने के लिए। बचाया गया लड़का डा जियांग थोड़ा हक्का बक्का होकर लिली से पूछता है, तुम्हें ये वेपन कहां से मिला? लिली जवाब देती है, ये मुझे मेरे घर के बेसमेंट में बनी लैब से मिला है। तभी उन बदमाश लड़कों में से जो मोटा लड़का होता है वो अचानक शर्माते हुए कहता है, मैं डा जियांग को सिर्फ इसलिए बुली करता था ताकि तुम्हारा अटेंशन मिल सके, क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो और मैं हमेशा शर्मा जाता था जब तुम्हारे सामने आता था। मुझे समझ नहीं आता था कि तुम्हें ये लेटर कैसे दूं। शायद वो लड़का लिली को पसंद करता था। ये सुनकर लिली पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि एक बार फिर लोग उसकी क्यूटनेस को लेकर ही उसे जज कर रहे हैं। मैं एक असली हीरो बनना चाहती हूं, पर लोग मुझे सिर्फ मेरी क्यूट अपीयरेंस से पहचानते हैं। लोग मुझे कमजोर समझते हैं, जिस वजह से मेरी ट्रस्ट वैल्यू बढ़ ही नहीं पा रही। फिर मैं कैसे बन पाऊंगी एक असली हीरो जैसे क्वीन बनी थी? वो ये सब याद करते हुए सोचती है कि शायद अब उसे अपनी लुक्स बदलने चाहिए। शायद मुझे अपने बाल काट देने चाहिए, छोटे कर लेने चाहिए, ताकि मेरा लुक थोड़ा टफ लगे। वो बाल काटने के लिए कैंची उठाती है, लेकिन कुछ सेकंड सोचने के बाद गुस्से में कैंची नीचे फेंक देती है और जोर से चिल्लाती है, मैं ही क्यों बदलूं? मुझे अपने लंबे बाल पसंद है, मुझे पिंक कलर पसंद है और मेरी क्यूट अपीयरेंस में बुरा क्या है? मैं प्रिटी भी बन सकती हूं और स्ट्रांग भी। अब मुझे बस अपना रास्ता ढूंढना होगा। उसी वक्त स्क्रीन पर एक न्यूज खुलती है जिसमें दिखाया जाता है कि एफएमओ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली पार्टनरशिप कैंसिल कर ली है हीरो डीजे शिंदेंग के साथ। न्यूज एंकर बताता है, डीजे शिंदेंग जो 15 साल पहले तक हीरो रैंकिंग टूर्नामेंट्स में हमेशा टॉपर रहता था, अब धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। लिली टीवी स्क्रीन को गौर से देखती है जिसमें डीजे शिंदेंग का हीरो कॉस्ट्यूम उसे दिखता है और उसके मन में एक नया आइडिया आता है। वो दौड़ती है, सीधे अपने घर के बेसमेंट में बने लैब में जाती है और सोचती है, अब मैं खुद के लिए एक खास बैटल सूट डिजाइन करूंगी।
एक ऐसा सूट जो मेरी अपीयरेंस को और भी पावरफुल बनाएगा। मैं लोगों को दिखाऊंगी कि क्यूट लड़की भी स्ट्रांग हो सकती है। अगले सीन की शुरुआत होती है। लिली अब अपना खुद का डिजाइन किया हुआ बैटल सूट पहन चुकी होती है। अब वो तैयार है इसे रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने के लिए। इसलिए वो निकल पड़ती है सड़कों पर एक हीरो की तरह छुपे हुए खतरे ढूंढने। उसी दौरान हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जो घबराई हुई सड़कों पर तेजी से चल रही होती है। उसके पीछे एक आदमी चल रहा होता है। वो लड़की घबराकर बड़बड़ाती है, ये फिर से आ गया, और फिर वो भागने लगती है। पर तभी लिली अपने नए बैटल सूट में एंट्री लेती है। वो लड़की थोड़ी चौंक कर रुकती है और कहती है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, एक स्टॉकर। लेकिन फिर लिली की आउटफिट देखकर वो खुद डर जाती है और कहती है, तुम भी बहुत अजीब लग रही हो, कहीं तुम भी स्टॉकर तो नहीं? लिली घबरा जाती है और जल्दी से जवाब देती है, नहीं, मैं तुम्हें बचाने आई हूं, मैं एक हीरो हूं। उसी वक्त वो स्टॉकर सामने आ जाता है। लिली तुरंत उस लड़की से कहती है, एक्सप्लेनेशन बाद में, अभी मेरे पीछे रहो, मैं इससे निपटती हूं। और फिर फाइट शुरू होती है। स्टॉकर की स्पीड काफी तेज होती है। वो बिना रुके पहला पंच लिली के चेहरे पर मरता है। लिली थोड़ा डैमेज लेती है और सोचती है, इतनी स्पीड, मैं इसे कैसे हराऊं? लेकिन फिर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है, इनफ, अब बारी मेरी है। वो पहले डिफेंस करती है, खुद को संभालती है और फिर अटैक करती है। पर चूंकि ये उसकी पहली फाइट होती है, लिली थोड़ा स्ट्रगल कर रही होती है। उधर वो लड़की तेजी से अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करती है। हेलो, 54th डिस्ट्रिक्ट, बैंगल एली, 3rd एवेन्यू में कोई अजीब आदमी मुझे फॉलो कर रहा था और अब वो एक हीरो से लड़ रहा है, प्लीज जल्दी आइए। दूसरी तरफ फाइट अब और भी इंटेंस हो जाती है। लिली मोस्टली डॉज कर रही होती है, लेकिन स्टॉकर उस पर बार बार हमला करता है। अचानक स्टॉकर का एक भारी पंच उसके हेलमेट पर मरता है। लिली का हेलमेट उड़कर गिर जाता है और उसका चेहरा रिवील हो जाता है। लिली गुस्से से दहाड़ती है, दफा हो जा यहां से, क्रीपी स्टॉकर। शायद लिली की हिम्मत और उसकी क्यूटनेस देखकर स्टॉकर चौंक जाता है और बिना कुछ कहे वहां से भाग जाता है। पीछे खड़ी लड़की ये सब देखकर हैरान होती है, ये स्टॉकर ऐसे अचानक क्यों चला गया? लिली संभलते हुए बोलती है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं, लेकिन उम्मीद है ये अब वापस नहीं आएगा। फिर वो लड़की धीरे से कहती है, पता नहीं क्यों हमेशा कोई न कोई मेरा पीछा करता है। फिर वो लिली की तरफ मुड़कर पूछती है, तुम ठीक तो हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे सूट का ट्रांसड्यूसर खराब हो चुका है। लिली हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन ये लड़का, ये स्टॉकर बहुत स्ट्रांग था। वैसे क्या तुम जानती हो कि वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? लिली उस लड़की से कहती है, मुझे लगता है तुम्हें इस इंसिडेंट की रिपोर्ट हीरो एसोसिएशन कमीशन को कर देनी चाहिए, ताकि वो इस स्टॉकर के खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। उस पर वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। तुम जैसी क्यूट लड़की इस बैटल सूट में मुझे बचाने के लिए आई। क्यूट गर्ल शब्द सुनकर लिली के चेहरे पर एक हल्की सी मायूसी छा जाती है। वो कुछ कहे बिना वहां से चुपचाप चली जाती है। लिली के मन में चलता रहता है, हर कोई मेरी क्यूटनेस ही देखता है, लोग मुझे कमजोर समझते हैं, मेरी अपीयरेंस की वजह से मेरी ट्रस्ट वैल्यू बढ़ ही नहीं पाती। क्या मैं कभी असली हीरो बन भी पाऊंगी? सीन कट होता है। अब लिली अपने घर पहुंचती है। जैसे ही वो गेट के पास आती है, वो देखती है कि कुछ बड़े बड़े ट्रक उनके घर के सामने खड़े हैं। घर के अंदर से साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और कई सारे सामान लोड किए जा रहे होते हैं। लिली हैरान होकर पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? कौन ले जा रहा है मेरी लैब का सामान? अगले सीन में लिली के पापा लैब के अंदर होते हैं। लिली की माँ उनसे कहती है, शायद लिली ने तुम्हारी जीनियसनेस को इनहेरिट किया है। वो जो बैटल सूट और बाकी इन्वेंशंस बना रही है, वो सब उसने खुद बनाए हैं, और मुझे तो पता तक नहीं था कि वो इतना कुछ कर रही है। लिली के पापा गंभीर होकर कहते हैं, शायद हमने उसे अब तक एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट किया है। हमें नहीं लगा था कि वो इतनी समझदार और टैलेंटेड हो चुकी है। तभी लिली लैब में भागती हुई अंदर आती है। लिली के पापा लिली को देखकर कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब मशीनें तुमने खुद बनाई हैं। मैं बहुत बिजी था, शायद इसीलिए कभी तुम्हें सही से नोटिस नहीं कर पाया। लिली थोड़े गुस्से में बोलती है,
नोटिस? आपने कभी ध्यान दिया ही कब? और अब जब मैं अपने दम पर कुछ करने की कोशिश कर रही हूं तो आप सब रोकना चाहते हैं। उसके पापा सख्त लहजे में कहते हैं, लिली, ये सब बहुत ज्यादा हो गया है। मैं तुम्हें किसी रिस्क में नहीं डाल सकता। वो सभी इक्विपमेंट्स जो बेसमेंट में थे वो मैं अपने रिसर्च के लिए लाया था, किसी बच्चे के खेलने के लिए नहीं। तुम जिन चीजों से ये बैटल सूट और इन्वेंशन बना रही हो वो बहुत खतरनाक है, इसलिए मैंने फैसला लिया है इन सबको अब हटा दिया जाएगा। ये सुनते ही लिली का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहती है, आपको किसने हक दिया मेरी मेहनत, मेरी बनाई चीजों को ऐसे ही ले जाने का? मैंने ये सब यूं ही नहीं बनाया। मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूं, मैं एक हीरो बनना चाहती हूं, और अब आप मुझसे ये सब छीन रहे हैं? लिली के पापा शांत लेकिन ठंडे स्वर में जवाब देते हैं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता लिली, तुम मेरी बेटी हो और ये रास्ता बहुत खतरनाक है। लिली फिर कहती है, मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूं। फिर आपने मेरे इन्वेंशंस को खतरनाक क्यों कहा? लिली के पापा गुस्से में कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है ये वेपन्स और इक्विपमेंट्स तुमने खेलने के लिए बनाए हैं? ये कोई टॉयज नहीं है लिली। फिर थोड़ी देर चुप रहकर उसके पापा धीरे से कहते हैं, अगर तुम्हें अपने इन्वेंशन से इतना लगाव है तो तुम मेरे साथ ग्लिमर लैब में काम कर सकती हो। ये सुनकर लिली और उसकी मम्मी दोनों चौंक जाते हैं। लिली के पापा बताते हैं, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्पेशल एप्लीकेशन सबमिट की है ताकि तुम्हारी एबिलिटीज को सही प्लेटफॉर्म मिल सके। अगले हफ्ते मैं तुम्हें ग्लिमर लैब का टूर भी करवाऊंगा और तुम्हारा सारा रिसर्च स्टफ उसे मैं वेयरहाउस में सुरक्षित स्टोर करवा दूंगा। ये सब सुनकर लिली हैरान भी होती है और बहुत खुश भी। अगले सीन में लिली और डा जियांग दोनों ग्लिमर लैब पहुंचते हैं। वो जगह किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी लग रही होती है, हाईटेक, फ्यूचरिस्टिक और शानदार। डा जियांग बताता है, ये लैब कई लेवल्स में डिवाइडेड है। हर प्रोजेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड रिसर्च जोन और हर जोन का एक इंचार्ज होता है और यहां हम फ्री एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये है मेरा ड्रीम जोन, एक्सपेरिमेंटल वेयरहाउस। लिली सब देखकर दंग रह जाती है और कहती है, वाओ, ये सब तो कमाल का है। वो एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या ये सारे इक्विपमेंट्स अब रिसर्च में यूज नहीं होते हैं? डा जियांग मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, सब नहीं, पर कुछ बहुत खास चीजें तुम्हें जरूर पसंद आएंगी। फिर वो एक तरफ इशारा करता है, कल जब तुम्हारा सामान ट्रांसफर करवा रहा था तब तुम्हारे ब्लूप्रिंट्स देखे। क्या तुम सच में एक सुपर आर्मर बनाना चाहती हो? लिली की आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलती है, यस, डेफिनेटली बनाना चाहती हूं। फिर डा जियांग बताता है, ये प्रोजेक्ट अभी सीक्रेट ही है, पर मैं काम कर रहा हूं एक गॉड लेवल मेका आर्मर पर। जैसे ही लिली उस प्रोटोटाइप को देखती है उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है और फिर वो कहती है, ये थोड़ा अजीब सा है। इस पर डा जियांग बोलता है, ये क्या मुंह बना रही हो? लिली हंसते हुए कहती है, ये आमो तुम्हारे हिसाब से ठीक है शायद। तभी पीछे से एक लड़की आवाज लगाती है, तुम फिर किसी नए को ये मास्टरपीस दिखा रहे हो? डा जियांग जवाब देता है, स्टॉप योर सरकाजम वांग नोनवो। मैं मानता हूं ये अभी वेयरहाउस में रखा गया है, पर एक दिन ये जरूर शाइन करेगा। इस पर वांग नोनवो कहती है, इतना भी ओल्ड फैशन नहीं है इसका डिजाइन, पर तुम्हारा एमसीयू और एमआईएमयू डिजाइन भी पास नहीं हो पाया था, इसलिए फिलहाल ये सिर्फ वेयरहाउस गार्डिंग में काम आएगा, ना कि लोगों को बचाने में। डा जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, इसलिए तो मुझे एक हेल्पर की जरूरत है और वो हो तुम। वो लिली की तरफ इशारा करता है। तभी लिली वांग नोनुओ को देखकर जैसे कुछ समझ जाती है। फिर वांग नोनुओ एक्साइटेड होकर कहती है, तो तुम वही जीनियस इन्वेंटर हो जिसके बारे में डा जियांग बात कर रहा था? लिली हैरान होकर पूछती है, वेट, तुम वही लड़की हो ना कल रात जिसे कोई स्टॉक कर रहा था? वांग नोनुओ जवाब देती है, एग्जैक्टली। और जो तुमने आर्मर पहना था, क्या वो तुमने खुद बनाया? लिली जवाब देती है, हाँ, और तभी तो तुम पहचान पाई कि उसका ट्रांसड्यूसर डैमेज हो गया था। क्या तुम यही काम करती हो? वांग नोनुओ सिर हिलाते हुए बोलती है, हाँ, प्रोफेसर लुओ, लिली के पापा, ने मुझे यहां ट्रांसफर किया है डा जियांग की मदद करने और वेयरहाउस को मैनेज करने के लिए। लिली मुस्कुराते हुए कहती है, दैट्स ग्रेट, एक हेल्पिंग हैंड बहुत काम आएगा। डाओ जियांग उत्साहित होकर बोलता है, अब तुम दोनों मिलकर
मेरे अल्टीमेट आयरन ब्लडेड वॉरियर को बनाओगे। दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर उससे कहती है, हमें लगता है तुम थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो। अगले सीन में लिली और वांग नोनो मिलकर लिली के नए आर्मर का डिजाइन बना रही होती है। वांग पूछती है, तुम्हारे बैटल सूट का मटेरियल थोड़ा अलग है। ये ना सिर्फ अपनी शेप बदल सकता है बल्कि इसका टेक्सचर भी बेहद सख्त है। लिली बताती है, ये मटेरियल मैंने अपने डैड की लैब में देखा था। पुराने वेस्ट जैसा लग रहा था पर रिडिजाइन करके बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इसके लिए मैं अपने डैड को थैंक्स कहना चाहूंगी। फिर वांग कहती है, उसका ट्रांसड्यूसर आउटपुट मैंने फिक्स कर दिया है, अब नया वर्जन और बेहतर होगा। लिली मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू, तुमने मुझे दिखाया कि पावर और ब्यूटी साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। वांग हंसकर कहती है, इसे मेरी छोटी सी रीपेमेंट समझो क्योंकि कल तुमने मुझे बचाया था। फिर लिली पूछती है, इतनी टैलेंटेड होते हुए भी तुम वेयरहाउस में क्यों काम कर रही हो? वांग थोड़ा उदास होकर जवाब देती है, मेरी पहली जॉब ग्रेजुएशन के बाद एक लैब के रिसेप्शन डेस्क पर थी। क्योंकि इंटरव्यू पैनल ने मुझे सिर्फ मेरी यंग और क्यूट लुक से जज किया और मुझे रिसेप्शनिस्ट बना दिया। मुझे वो जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर सौभाग्य से मैं प्रोफेसर लुओ से मिली। उन्होंने मेरा पोटेंशियल देखा और मुझे यहां भेजा। लिली चौंक कर पूछती है, वेट, मेरे डैड ने? वांग नुओ हल्के मुस्कान के साथ बोलती है, अगर तुम्हारे डैड उस दिन वहां न होते तो शायद मैं आज भी रिसेप्शन डेस्क पर बैठी होती, लोगों को बस स्माइल देती और फॉर्म पास करती रहती। लिली थोड़ा टेढ़ा मुंह बनाकर जवाब देती है, वो मेरे डैड इतने भी परफेक्ट नहीं हैं। उन्होंने अपने काम को इतनी प्रायोरिटी दी है कि शायद उन्हें याद भी नहीं होगा कि उन्होंने मुझे इस साल कितनी बार देखा है। वांग थोड़ा गंभीर होते हुए कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रोफेसर लुओ बहुत अच्छे इंसान है। लिली बात टालते हुए, ठीक है, छोड़ो ये सब, तुम बताओ तुम्हारा अपने डैड से कैसा रिलेशन है? वांग कुछ सेकंड चुप रहकर कहती है, वो गुजर गए थे जब मैं सिर्फ 3 साल की थी। लिली थोड़ा भावुक होकर कहती है, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी। वांग मुस्कुरा देती है, कोई बात नहीं, चलो इन सबको छोड़ो, हम अपने डिजाइन के बहुत करीब हैं, कल इसे पूरा करते हैं। लिली हंसते हुए, बिल्कुल, और बदले में तुम मुझे एक ड्रिंक पे भी लेके चलोगी। अगला सीन में एक रेस्टोरेंट में लिली और वांग नुओ टेबल पर बैठी होती है, ड्रिंक्स के साथ हंसी, फोटोज, मस्ती और पुरानी बातें कर रही होती है। लिली बहुत दिनों बाद खुलकर हंस रही होती है, पर तभी वांग बाहर देखकर चौंकती है और कहती है, वो देखो, वो स्टॉकर फिर से। लिली घूरकर बाहर देखती है और कहती है, हम अब वीक नहीं हैं, चलो आज इस क्रीपी स्टॉकर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करते हैं। दोनों मिलकर रेस्टोरेंट के अंदर से जोर से चिल्लाती है, ए क्रीप, यहां से दफा हो जा। शॉकिंगली स्टॉकर सच में वहां से चला जाता है। अगला सीन में लैब के बाहर वांग थोड़ी नशे में रिसेप्शन काउंटर पर चिल्ला रही होती है, तुम लोगों ने मेरा रिज्यूमे देखा भी था क्या? मैं एक एलिट ग्रेजुएट हूं इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल डिजाइन में, और तुम लोगों ने मुझे रिसेप्शन डेस्क पर बिठा दिया। लिली हंसते हुए उसे पकड़ती है और बोलती है, ओके ओके, बस अब तुम जब ड्रंक होती हो तो सच में स्केरी हो जाती हो। वेयरहाउस में पहुंचने के बाद वांग लिली से भावुक होकर कहती है, तुम्हें हीरो बनना ही होगा लिली, उन सब के खिलाफ जो हमें कमजोर समझते हैं। हमें उन्हें दिखाना है कि हमारी ताकत हमारी क्यूटनेस से कहीं ज्यादा है। ये सुनकर लिली का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो कहती है, हाँ, मैं जरूर बनूंगी हीरो। तभी वांग के फोन पर एक कॉल आता है। सीन शिफ्ट होता है ग्लिमर लैब के एंट्रेंस से। एक शख्स अंदर आता है, वो और कोई नहीं, डीजे शिंदेंग होता है। वो रिसेप्शनिस्ट की ओर देखकर कहता है, लगता है अब मुझे कोई याद नहीं रखता, तो चलो फिर पार्टी शुरू करते हैं। रिसेप्शनिस्ट कुछ बोलने ही वाले होते हैं, पर तभी सभी हंसने लगते हैं जैसे किसी पावर के कंट्रोल में आ गए हों। फिर डीजे शिंदेंग जोर से चिल्लाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स डांस। और अचानक लैब में एक धमाका होता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।